हेलो फ्रेंड्स, 20 अप्रैल के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है मोदी शोज रेड लाइट टू बीकन्स ऑफ वीआईपी प्रिविलेज। तो ये जो रेड लाइट अलोकेट की जाती थी टू वीआईपी व्हीकल्स, तो ये अब बंद हो जाएगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स है 1989 के। तो इन रूल्स का जो एक स्पेसिफिक क्लास था जो अलाउ करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स नॉमिनेट कर सकते कि ये डिग्निटरीज है जो ये लाइट यूज कर सकते हैं रेड लाइट, अब ये स्क्रैप किया गया है। मतलब ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अलोकेशन कर सकते। तो अब से ये लाइट सिर्फ इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स को दी जाएगी, वो है फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस सर्विसेज। तो फर्स्ट में से ये इफेक्टिव होने वाला है। और ये व्हीकल्स भी रेड लाइट यूज नहीं करेंगे, ब्लू लाइट यूज करेंगे। मतलब रेड लाइट तो कोई व्हीकल नहीं यूज करेगा। तो ये नया रूल आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है कॉन्स्पिरेसी चार्ज अगेंस्ट अडवाणी इन बाबरी केस रिवाइव। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिवाइवल ऑफ कॉन्स्पिरेसी चार्ज किया है। तो ये एक्चुअली दो केसेस चल रहे थे, एक रायबरेली कोर्ट में और एक लखनऊ कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि दोनों केसेस को मर्ज किया जाए और साथ में इनका ट्रायल चले। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज किया अंडर आर्टिकल 142। तो इसीलिए इसके अंदर उन्होंने ये पावर यूज करके ज्वाइंट ट्रायल इशू किया है ऑर्डर। तो इसका पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है पहले। ये 7 मार्च के न्यूज आइटम में था कि रायबरेली केस किया था और लखनऊ बेंच में केस किया था। तो ये एक्चुअली जब केस ड्रॉप हो गया तो इसीलिए ड्रॉप किया था क्योंकि एक टेक्निकल एरर हुआ था कि वो रेफर नहीं किया गया था, परमिशन नहीं ली गई थी फ्रॉम द कोर्ट। तो इसीलिए वो ड्रॉप किया और अब तक उसको रिवाइव नहीं किया गया। अब फाइनली 25 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। तो इसमें प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर्स, संघ परिवार लीडर्स जैसे कि एल.के. अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी इन्वॉल्व थे। तो इनके अगेंस्ट अब ये केस फिर से रिवाइव किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो इसका पूरा डिटेल 7 मार्च के न्यूज आइटम में, तो अगर आपको देखना है तो आप उसमें डिटेल देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है PHFI लूजेस FCRA लाइसेंस फॉर लॉबिंग। तो ये है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप है। तो इनको FCRA लाइसेंस दिया गया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है तो उनको ये लाइसेंस की जरूरत होती है। तो ये उन्होंने लाइसेंस एक्वायर किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको कैंसिल कर दिया लाइसेंस को। ये लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लॉबिंग में इंडल्ज कर रहे थे। लॉबिंग मतलब ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, पार्लियामेंटेरियंस को इन्फ्लुएंस करना, मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। तो ये टोबैको कंट्रोल इश्यूज के ऊपर लॉबिंग कर रहे थे, इसीलिए इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। तो मतलब उनको टबैको एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए एंटी टबैको कैंपेन वो कर रहे थे। उनको टबैको हेल्थ कंसर्न्स थे, वो हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप थी, इसीलिए वो टबैको के अगेंस्ट कर रहे थे। पर गवर्नमेंट का कहना है कि लॉबिंग नहीं अलाउड है अंडर FCRA, इसीलिए इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। एक्चुअली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये इनके मेजर डोनर थे। तो बिटवीन 2010 to 15 183 करोड़ इनको ट्रांसफर किए गए। तो ये मेन अक्यूजेशन है उनपे। और इनका लाइसेंस इनको मिला था 2016 में, जो 2021 तक वैलिड था, पर अब ये कैंसिल किया गया है। वही अनदर क्लैम्प डाउन ऑन NGOs बाय द गवर्नमेंट। फिर अगला है नॉट फॉर 16.5 लाख वीवीपैट मशीन्स। तो ये जो हमने कल डिस्कस किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा अर्जेंटली गवर्नमेंट फंड रिलीज करे ताकि वीवीपैट मशीन्स लाए जा सके और 2019 लोकसभा इलेक्शंस में यूज किए जा सके। बिकॉज 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप 2014 लोकसभा इलेक्शंस में यूज करो, पर तब तो नहीं हो पाए। तो अब ये जब अलोकेट किया गया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, तो ये 2019 लोकसभा इलेक्शंस में वीवीपैट मशीन्स, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स यूज किए जा सकेंगे। तो ये क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बैलेट स्लिप आता है। मतलब जब आप ईवीएम पे एक बटन प्रेस करोगे तो वीवीपैट मशीन साथ में अटैच्ड होगा। तो उधर सामने स्क्रीन विंडो होगा, उस पे ये प्रिंट सामने आएगा। मतलब आप वो निकाल नहीं सकते, वो सिर्फ दिखेगा आपको 7 सेकेंड्स के लिए, जिसके अंदर नाम, सिंबल और सीरियल नंबर होगा जो कैंडिडेट को आपने वोट किया है। तो आप चेक कर सकते हो। तो ये वीवीपैट मशीन है, वो उसमें मशीन में ही रहेंगे पेपर्स। तो लेटर अगर कोई एक्यूजेशन आता है, कुछ है, ऑडिट करना है, तो ये ऑडिट ट्रेल यहाँ से हो सकता है इनसे, वीवीपैट मशीन से। तो ये है, ये अप्रूवल दिया गया। फिर अगला है 2022 एशियन गेम्स टू ओपन अप एरेना फॉर ई स्पोर्ट एंथुसियास्ट। तो अब 2022 एशियन गेम्स जो हैंगझाओ चाइना में होने वाले, इसमें ई स्पोर्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, इनमें भी मेडल्स मिलेंगे।
ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, मतलब कि वीडियो गेम्स जो हम समझते हैं। तो ये एक्चुअली 2018 एशियन गेम्स में यहाँ पे इंडोनेशिया में इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। फाइनली फुल फ्लेज्ड इनको ई स्पोर्ट्स 2022 में ऐड किए जाएंगे। तो इसके लिए जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जो एशियन गेम्स कंडक्ट करती है, उन्होंने अली स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जो चाइना के अलीबाबा ग्रुप का एक यूनिट है। तो वो हेल्प करेंगे कि ई स्पोर्ट्स कैसे गेम में लाया जा सके। वो एशियन गेम्स में ट्रेडिशनल ओलंपिक गेम्स भी एक दिया गया नाम सेपक टकराव। तो ये सॉकर, वॉलीबॉल और कबड्डी का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक ट्रेडिशनल गेम है। सो ट्रेडिशनल गेम्स भी हो गया और अब ई गेम्स भी इंक्लूड किए जाएंगे इन एशियन गेम्स। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना रीनेम 6 एरियाज इन अरुणाचल। तो अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत कहती है और रिसेंटली दलाई लामा विजिट के बाद अरुणाचल के ऊपर और चाइना अपना क्लेम रीइंफोर्स करना चाहती है और उन्होंने यहाँ 6 जगहों को चाइनीज कैरेक्टर्स में नाम दिया, तो रीनेम किया है। तो ये उनका एक असर्टिवनेस है, टेरिटोरियल डिमांड कर रहे हो कि अरुणाचल उनको बिलोंग करता है। तो ये एक्चुअली चाइना का क्लेम है कि ये बाउंड्री होनी चाहिए, एक्चुअल बाउंड्री ये है, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। फिर अगला न्यूज आइटम है टैक्स इवेडर्स गेट गवर्नमेंट रिलीफ टू डिक्लेयर एसेट्स। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम जो थी, जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे दिसंबर में अनाउंस की गई थी, तो अब इनकी डेडलाइन थी मार्च 31 तक 2017। तो अब इनको 30 अप्रैल 2017 तक एक्सटेंड किया गया। तो इसके अंदर आपको डिपॉजिट करना होगा अराउंड 49.99% टैक्स सरचार्ज पेनल्टी आपको देनी होगी। 25% और जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट होगा और ये लॉक इन पीरियड होगा इसका 4 इयर्स, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 25% आपके पास होगा, पर आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और टैक्स इवेजन। अगर और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी लिंक्ड है तो उसके ऊपर ऑफकोर्स प्रोसिक्यूशन होगा कि हाउ दिस मनी वाज एक्वायर्ड, बट जस्ट फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द मनी आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो वो इम्यूनिटी मिलती है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी कंप्लीटली होगी। तो ये थी स्कीम। तो अब इसका डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है। फिर अगला है आवर जॉब इज नॉट टू किल आवर पीपल। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस मणिपुर में जो एक फीमेल की मनोरमा केस जो था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी ऑन द हैंड्स ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था, और एक केस रेप का था मणिपुर में। तो मणिपुर में आफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एनफोर्स्ड है। तो इसके अंदर प्रोविजन है कि आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी मिलती है, दे हैव द राइट टू किल आल्सो। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मतलब सैंक्शन गवर्नमेंट देगी तो ही उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। तो अगर कोई एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए, एवरी एनकाउंटर। अगर एनकाउंटर जेन्युइन है, ग्रेट। अगर एनकाउंटर में कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी है कि वो कोई और इंटेंशन से किया गया था, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा और सैंक्शन नहीं, उनके ऊपर सैंक्शन होगा, उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो ये उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं, आप किसी को भी मार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया। तो ये जुलाई 2016 वर्डिक्ट पे क्यूरेटिव पिटीशन है जिसके ऊपर हियरिंग हुई है। क्यूरेटिव मतलब क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, मतलब ये गलत वर्डिक्ट था, इसको चेंज करो। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, वो कहते हैं कि अगर ये इम्यूनिटी आर्म फोर्सेस से ले ली जाएगी तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाएगी। तो ये सुप्रीम सेंटर के ये आर्ग्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस था कि अगर आर्म फोर्सेस डिमोरलाइज होते तो थिंक ऑफ द पीपल, जो लोग आफ्स्पा के अंदर रहते वो कितने डिमोरलाइज्ड है, उनकी लाइफ थ्रेटन्ड है। तो दैट इज व्हाट द बैलेंस द गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू सीक। तो ये लिया गया था, ये स्पेशल पावर्स इसीलिए दिए गए थे कि इंसर्जेंसी माओविस्ट से साथ से आर्म फोर्सेस टैकल कर सके, उनको उनसे फाइट कर सके। तो ये पावर्स इसीलिए दिए गए थे। तो वो पूरा इशू है। तो अटॉर्नी जनरल इस केस में आर्ग्यूमेंट में ये भी कह रहे थे कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी लाई गई थी, जिन्होंने मणिपुर के इन केसेस पे इंक्वायरी की थी, तो वो लोकल पीपल थे यहाँ पे और वो लोकल एप्रीहेंशन से वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो उनकी जुडिशियल रिपोर्ट जो है उसके ऊपर वही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ट्रस्ट डेफिसिट है आर्मी और पीपल के बीच में, अगर लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज कंसर्न कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है। आर्मी इज देयर फॉर सेविंग the lives of the people and if the lives of people are threatened by army, तो ऐसा क्यों है। तो वही है पूरा केस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो देखेंगे इसमें आगे क्या इस पे डेवलपमेंट्स होते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है डायलॉग ऑन BCIM कॉरिडोर टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक।
तो ये है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, तभी भी चाइना ने कहा था कि हम इसको ओबोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अब इनका 2 साल से निगोशिएशन नहीं हुए थे, अब फिर से निगोशिएशन शुरू हुए, मतलब इस पे काम तो नहीं शुरू है, पहले फाइनलाइज होना जरूरी है। तो ये नेक्स्ट वीक अब कोलकाता में निगोशिएशन होने वाले हैं। तो ये है, चाइना चाहती है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साउथ एशिया में भी एक्सटेंड किया जाए, तो उसके ऊपर भी वो एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। और ये BCIM कॉरिडोर जो है वो कोलकाता से कुनमिंग तक कनेक्शन देता है। तो कुनमिंग यूनान प्रोविंस यहाँ पे चाइना में, ये म्यांमार से पास होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट से, बांग्लादेश से, और फिर ये कोलकाता। सो ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। तो यही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये बाकी सब भी जो प्रोजेक्ट्स है, many still in negotiation, many been implemented, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है ये। फिर अगला है, स्टेट एंटिटीज कैन सीक लोन्स ओवरसीज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज है, अगर उनको इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है तो उनके लिए दिक्कत ये आती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ गारंटी देते हैं इन लोन्स के लिए, और स्टेट के गवर्नमेंट्स की बोरिंग लिमिट्स होती है कि वो बोरिंग्स कर रहे तो उनकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट लॉ जो है स्टेट का, उसके अंदर उनको ये प्रोविजन करना पड़ता है, तो वो ज्यादा बोरिंग लिमिट से एक्सीड नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए इंटरनेशनल फंडिंग, कंसेशनल रेट में भी जो फंडिंग होती है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, वो नहीं मिल पाती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरवीन किया, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काउंटर गारंटी देंगे अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को ये अपनी बोरोइंग लिमिट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोविजन लिया गया सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए जिनका रेवेन्यू 1000 करोड़ या ज्यादा है, जिनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, जिनका वर्थ ओवर 5000 करोड़ है, तो उनके लिए ये परमिशन दी जाएगी कि वो फंडिंग ले सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ काउंटर गारंटी देगी। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो एक एग्जांपल भी दिया गया है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो है 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ जीका, जापान की जो एजेंसी, ये यहाँ पे फंडिंग देने को तैयार है, मोर देन 15,000 करोड़। तो ये एक्सपेक्टेड है। तो अब यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की FRBM टारगेट्स हेवायर चले जाएंगे अगर ये बोरिंग की गई, तो इसीलिए यहाँ पे MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो यहाँ बोरो करेगी, उनको अलाउ किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंटर गारंटी देगी। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। और ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलफेयर के लिए फंडिंग होती है। इसका मेन एस्पेक्ट होता है कि ये कंसेशनल रेट पे होता है, और ग्रांट एलिमेंट होता है एटलीस्ट 25% का। तो ये है वो। फिर अगला न्यूज आइटम है, अ फ्रॉग्स म्यूकस कुड ट्रीट फ्लू। तो ये टेनिस बॉल साइज का एक फ्रॉग स्पीशीज है, केरला में एंडेमिक है ये। तो ये स्पीशीज का जो स्किन म्यूकस है, स्किन से जो सिक्रीशन आते हैं, जो लिक्विड आती है, तो वो म्यूकस में से रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक पेप्टाइड आइडेंटिफाई किए, उसको नाम दिया उरुमी। तो ये उरुमी जो स्वर्ड होती है, फ्लेक्सिबल ब्लेड वाली, जो मुड़ सकती है ब्लेड, वो स्वर्ड को उरुमी कहते हैं, उसके नाम पे उरुमिन नाम दिया है। तो ये वायरस किल कर सकता है, ये पेप्टाइड किल कर सकता है बैक्टीरिया और वायरसेस को। तो जो पुराने वायरसेस है से लेके नए वायरसेस जैसे स्वाइन फ्लू, उनके ऊपर भी ये केपेबल है उनको एलिमिनेट करने में। तो इसके लिए उरुमिन नाम दिया गया, उनको कट कर सकता है। तो और रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये डेंगू, जीका वायरस के अगेंस्ट भी ये फंक्शन कर सकता है, उसके ऊपर और रिसर्च हो रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है, साइंटिस्ट इन US डेवलप फर्स्ट डिटेल्ड ग्लोबल इंटरनेट एटलस। तो ये ग्लोबल इंटरनेट एटलस बना रहे साइंटिस्ट है, ये US यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के। तो ये मतलब इनका मेन आइडिया ये है कि इंटरनेट तो हम है हमारे पास, लेकिन इंटरनेट को फंक्शनल करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। तो कितने सबमरीन केबल्स होते हैं जो ओशन फ्लोर पे बरीड है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के थ्रू ये रन करते हैं, डेटा सेंटर्स है, चाहे ये सर्वर्स है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जहाँ पे ये ट्रैफिक एक्सचेंज होता है, तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स इनके पास है। तो ये पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, तो इसको सेफगार्ड करना जरूरी है। पहले तो इसका एटलस होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ क्या है, तो इनको टेररिस्ट से, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से इनको सेफगार्ड किया जा सके। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है, ये फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट एटलस बनाया गया। तो ये न्यूज है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, जापान 100 आवर ओवरटाइम कैप स्पार्क्स एंगर। तो जापान एक कंट्री, उसको वर्कोहॉलिक कहा जाता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज को ओवर टाइम
करने के लिए फॉर्म्स कहती है, और ये ओवर टाइम काफी ज्यादा होता है। तो रिसेंटली एक यंग एम्प्लॉय ने सुसाइड कर दिया क्योंकि वो मोर देन 100 आवर्स ओवर टाइम करते थे एक महीने में, तो ही कमिटेड सुसाइड। तो ये बड़ा नेशनल इशू बन गया है यहाँ पे, और फाइनली इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कैप लाई है। तो कैप है 100 आवर, एक महीने में आप 100 आवर से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते। मतलब अगर 30 का एवरेज पकड़ो, 30 दिन, तो मतलब 100 आवर्स इन 3 डेज, मतलब 10 आवर्स इन 30 डेज, तो 10 आवर्स इन 3 डेज, मतलब 3 दिन में आप 10 घंटा ओवर टाइम कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो फॉर्म्स के ऊपर पेनल्टी और फाइन्स वगैरह प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये लॉ है, तो इसके अगेंस्ट वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है, इतना हाई लिमिट नहीं होना चाहिए। तो जापान में ये टर्म है करोशी, दैट इज अ टर्म, डेथ फ्रॉम ओवरवर्क, जो यहाँ होता है। तो ये न्यूज आइटम है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।